शुभम को पसंद नहीं थी वंदना, लेकिन मांझी मर्जी के आगे उसकी एक नहीं चली थी। उसने तो जॉब करने वाली पढ़ी लिखी लड़की के ख्वाब देखे थे, लेकिन वंदना केवल 12वीं पास थी। यही बात शुभम को चैन नहीं लेने देती थी। कोई दिन नहीं जाता था जब वह वंदना को ताने नहीं मारता था। शादी को दूसरा महीना चल रहा था और आज सुबह सुबह उसने चिल्लाकर वंदना को आवाज लगाई तो वह दौड़ते हुए आई। अरे मेरा मुंह क्या देख रही हो? कब से शर्ट ढूंढ रहा हूँ, एक भी चीज सही से इस अलमारी में नहीं रखी है। वंदना आगे बढ़ी और उसकी सफेद शर्ट ढूंढने लगी। पीछे से शुभम दांत पीसकर बोला, इस अनपढ़ को माँ ने मेरे पल्ले बांध दिया है। इससे अच्छी तो नौकरानी होती है जो कम से कम पैसों के बदले घर के काम तो तरीके से कर देती है। इसको कुछ कह दो तो आंसू दिखाकर रोने लगती है। वंदना ने जल्दी से कमीज निकालकर दे दी और फिर वह जल्दी से रसोई की तरफ भागी, क्योंकि गैस पर सब्जी बना रही थी। देखा तो सासू माँ रसोई में खड़ी बुनबुना रही थी। सही कहता है शुभम, मैंने तुझे घर में लाकर उसकी किस्मत फोड़ दी। अरे गैस बंद करके नहीं जा सकती थी क्या? सारी सब्जी जला दी। पढ़ाई लिखाई से यही समझदारी तो आती है, लेकिन तू तो मूर्ख लगती है जिसे घर संभालना ही नहीं आता। अरे 12वीं पास है और सब्जी तो अपने घर भी बनाती होगी ना। यह सब सुनते सुनते अब वंदना की रुलाई फूट पड़ी। वह खड़ी खड़ी रो रही थी और सास बोलती जा रही थी। वंदना कितना सब करके भी अभी तक किसी के दिल में जगह नहीं बना पाई थी। उसने बहुत कोशिश की लेकिन नाकामयाब रही। जब से वह ससुराल में आई थी तब से सारा दिन जाने कहाँ चला जाता था और वह बिस्तर पर आराम करने के लिए रात को ही पहुंचती थी। लेकिन फिर भी शुभम यही कहता था कि सारा दिन करती क्या है। शुभम ने कभी भी अपनी हुक्म चलाई हुई बहन पर नजर नहीं डाली। एक बार शुभम की बहन गुड़िया ने टीवी देखते हुए आवाज लगाकर कहा, भाभी मुझे पानी लाकर दे दो। तो वंदना ने अंदर से ही कहा, दीदी मैं सब्जी बना रही हूँ, आई तो मसाला जल जाएगा। शुभम की बहन गुड़िया ने इस बात पर शोर मचाया और कहा, देख लो भैया, एक गिलास पानी देने में भी उनकी बेइज्जती हो रही है। अरे सब्जी रोक कर भी तो पानी दे सकती है। वंदना पर शुभम बरस पड़ा तो वंदना मन में सोचने लगी कि जो लोग एक गिलास पानी भी खुद से उठकर नहीं लेते हैं, वही लोग मुझसे पूछते हैं कि सारा दिन करती क्या हो। लेकिन शुभम के सामने वंदना जरा भी मुंह नहीं खोल पाती थी। लेकिन आत्मा अंदर ही अंदर इस तरह महसूस करती थी जैसे उसे रस्सी से बांध दिया गया हो और वह भागना चाहती हो। शुभम हर रोज उसको नौकरी वाली लड़कियों के ताने देता था। उसके दिमाग में तो बस नौकरी वाली लड़की की छवि बसी हुई थी जो कि वंदना से मैच नहीं करती थी और इसी कारण वह हर वक्त उससे नाराज रहता था और उस पर हाथ भी उठाता था। एक दिन घर में शुभम ने अपने कुछ दोस्तों को खाने पर बुलाया तो उसकी बहन बोली, भैया यह क्या जाने अलग अलग तरह के व्यंजन बनाना, ऊपर से गांव की है, पूरी सब्जी के अलावा कुछ बनाना नहीं जानती। कहीं आपके दोस्तों के सामने आपका अपमान ना हो जाए। आप तो एक काम करो, खाना बाहर से ही मंगवा लो। शुभम ने गुड़िया की बात मान ली और खाना बाहर से आ गया। तो शुभम की माँ सरला देवी ने कहा, बहू मैं क्या तेरा अचार डालूंगी? अरे इतने बड़े शरीर में दिमाग भी तो है जिसका तू इस्तेमाल नहीं करती। अगर तुझे कुछ बनाना आता होता तो शुभम को बाहर से खाना नहीं मंगवाना पड़ता। देख तेरे कारण कितना खर्च हो रहा है। ऐसा सारी जिंदगी कैसे चलेगा? अब मुझे लग रहा है तुझे बहू बनाकर मैंने गलती कर दी। वंदना यह सुनकर अंदर ही अंदर टूट कर रह गई। उसने कहा, माँ जी आप मुझे मौका तो दीजिए, मैं यह सब सीखने की भी पूरी कोशिश करूँगी। तो शुभम ने कहा, माँ आपकी यह बहू अगर पढ़ी लिखी होती और नौकरी वाली होती तो मैं घर में खाना बनाने वाली भी लगा लेता, क्योंकि कम से कम वह पैसे तो लेकर आती। वंदना के दिल में यह बात बैठ गई थी कि नौकरी वाली लड़कियां ही ससुराल में सम्मान पाती हैं।
उसके जैसी 12वीं पास लड़कियों की घर में कोई इज्जत ही नहीं होती। उस दिन वह रसोई में जाकर फूट फूट कर रोई। गुड़िया बाहर से देख रही थी और बाई के पास जाकर हंस रही थी। सारा खाना बाहर से मंगवाया गया और दोस्त भी आगे सभी लोग हंसकर बैठे बातें कर रहे थे कि वंदना ने पकोड़े बना लिए। गुड़िया अंदर आई और बोली, अरे तुम्हें कुछ अक्ल है अभी की नहीं? ये पकोड़े क्यों बना रही हो? तुम्हें तो चाय बनाने के लिए कहा था। वंदना कहने लगी, मैंने सोचा कि दीदी चाय के साथ पकोड़े भी चल जाएंगे, इन लोगों को पसंद आएंगे। तभी वहाँ पर शुभम आया और बोला, अपना दिमाग लगाने की क्या ज़रूरत है? यह गांव के देहाती लोग नहीं हैं जो पकोड़े खाएंगे। मैंने रोल्स और सैंडविच ऑर्डर कर दिए हैं। तभी शुभम का एक दोस्त रसोई तक आया और बाहर से ही बोला, भाई शुभम, तूने भाभी से भी नहीं मिलवाया? जब सब कुछ बाहर से मंगवा रहा है तो भाभी को किस काम में लगाया हुआ है? सर ढके वंदना पकोड़े तलती हुई शुभम के दोस्त की तरफ देखने लगी। उसके दोस्त कहा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। भाभी जी, आप क्या बना रही हैं? तो वंदना ने धीरे से कहा कि भैया पकोड़े बना रहे हैं। यह सुनते ही उसका दोस्त खुशी से बोला, अरे मुझे तो पकोड़े बहुत पसंद हैं। सुनते ही मुंह में पानी आ गया। शुभम, चाय के साथ गर्मा गर्म पड़े बाहर ले आओ, आप सब दोस्त मिलकर खाएंगे। शुभम इस बात को सुनकर वंदना के सामने चेप गया। गुड़िया पकोड़े चाय लेकर बाहर पहुंची तो मिनटों में सब कुछ खत्म हो गया। शुभम के मंगवाए रोल और सैंडविच को किसी ने छुआ तक नहीं, बल्कि सब वंदना के हाथ के पकोड़ों की तारीफ करते रहे। एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि शुभम, तेरी तो लॉटरी लग गई। जिसकी बीवी इतना अच्छा खाना बनाने वाली हो उसकी तो ऐश होती है। हमसे पूछ, हमारी बीवी रोटी तक नहीं बना सकती, सब्जी तो क्या खाक बनाएगी। यह पकोड़े बिल्कुल बाजार जैसे लग रहे हैं। वंदना ने किचन के दरवाजे से ही यह सारी बातें सुनी तो आज उसे पहली बार अपने अस्तित्व पर भरोसा हुआ कि वह भी कुछ है, वह भी कुछ करना जानती है और बहुत कुछ कर सकती है। सबके मुंह से इतनी तारीफ सुनी तो सरला देवी ने भी पकोड़े खाकर देखे। मुंह तो तारीफ करने का हुआ लेकिन कर नहीं पाई। लेकिन पहली बार आज वंदना को खुशी मिली थी। सारा खाना एक तरफ और वंदना के पकोड़े एक तरफ। शुभम वंदना की इतनी तारीफ होते देखकर बोला, यार कुछ भी हो, नौकरी वाली पत्नी की बात ही कुछ और होती है। उसकी स्मार्टनेस का मुकाबला भला 12वीं पास कहाँ कर पाती है। यह सुनकर उसके तीनों दोस्त एक साथ बोले, शुभम तू यह गलत कह रहा है। व्यवहार, तमीज़ और संस्कार केवल पढ़ाई लिखाई से नहीं आते, वह परिवार से आते हैं। हमने तो भाभी की आवाज़ तक नहीं सुनी। अगर मेरी पत्नी होती तो यहाँ हम सबके बीच में बैठी होती। शुभम उनके आगे कुछ नहीं बोल पा रहा था। जैसे ही सब लोग चले गए तो उसने वंदना से कहा, पकोड़े बनाकर इतराने की ज़रूरत नहीं है। इन लोगों के घर पकोड़े नहीं बनते हैं, इसीलिए इतनी तारीफ कर रहे थे। इनके हाथ में तो महीने के अंत में मोटी तनख्वाह आती है और उस पैसे पर यह ऐश करते हैं। तुम्हारी जैसी पत्नी इनको मिल जाती तो अकल आ जाती। शुभम की ऐसी बातों ने वंदना को फिर से एहसास कराया कि वह औरों से हर मामले में कितना कम है। बेचारी मन ही मन दुखी होती रही और रोती रही। वंदना सारी रात सोचती रही, इस स्थिति से निकलने के लिए आखिर कौन सा उपाय सही होगा। वह सारी रात सोचती रही कि ऐसा क्या करे जिससे उसका पति उसकी तुलना करना बंद कर दे। एक तरफ उसका दिल कहने लगा कि क्या कभी ऐसा हो पाएगा जब शुभम उसकी तुलना और औरतों से नहीं करेगा। अगले दिन वंदना रोज की तरह उठी और रोजमर्रा के काम निपटाने लगी। सास का बना हुआ मुंह देखकर सोचने लगी कि अब उससे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जिसके कारण सास का मुंह फूला हुआ है। कुछ देर बाद शुभम ड्राइंग रूम में अपनी माँ के पास आकर बैठा तो सरला देवी ने कहा कि 2 दिन में तेरी चाची आ रही है। अब मैं फिर से अपनी नौकरी वाली बहू का बखान करेंगी। मेरी तो गर्दन ही शर्म से झुक जाती है उसके सामने। शुभम अखबार पढ़ता हुआ अपनी माँ से बोला, माँ इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, आप ही इसको
जाने कहाँ से उठाकर ले आई। आप मेरे सिर पर मर दिया। कभी कभी तो मन करता है दुनिया को ताक पर रखकर इससे तलाक ले लूं। शुभम की बात सुनते ही वंदना का दिल दक से रह गया। वह मन ही मन घबराने लगी और सोचने लगी, अगर इन्होंने मुझे तलाक दिया तो क्या होगा। मेरी तो बहनें और भी हैं। मेरा परिवार कहाँ मुंह दिखाएगा। पिताजी तो दिल के मरीज हैं, कहीं वह बीमार ना हो जाएं। इन्हें लड़कियों का नौकरी करना पसंद है, लेकिन मैं केवल 12वीं पास कौन सी नौकरी करूं जो इनके मुंह पर ताला लग जाए। अभी शादी को हुए मात्र 3 महीने हुए थे और वंदना के दिन इस तरह कट रहे थे। हर दिन वह एक नई मुसीबत से लड़ रही थी। चाचा जी के बारे में सुनकर तो अब वह और भी डर गई कि जाने वह ताने दे देकर उसका क्या हाल करेंगी। उसे याद आया कि शादी के बाद जब वह रुकी हुई थी तो बार बार यही कह रही थी कि मेरी शैली तो दिन भर घर में ही नहीं रहती है। बेचारी थक हार कर रात को घर में आती है। उसे ऑफिस से छुट्टी मिल जाती तो वह शादी में ज़रूर आती। इतनी अच्छी नौकरी करती है तो जिम्मेदारी भी है। पढ़ी लिखी बहू लेने में यही फ़ायदा है कि घर की आर्थिक व्यवस्था सही बनी रहती है। उस समय ही वंदना को ऐसा लग रहा था कि यह सब उसको सुनाया जा रहा है, क्योंकि वह 12वीं पास है। देवरानी की बातें सुनकर सासू माँ भी बुरी तरह तिल मिला रही थी और वंदना से सीधे में बात भी नहीं कर रही थी। तब वंदना मन में सोच रही थी कि मैं जबरदस्ती तो इस घर में नहीं आई हूँ और मेरी पढ़ाई के बारे में इनको पहले से ही मालूम था, तो अब यह लोग मुंह क्यों बना रहे हैं। आखिर मेरी गलती क्या है। मगर वंदना को अपने इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। वही सरला देवी जिनका 12वीं पास वंदना अपने बेटे के लिए इतनी पसंद आई थी, वह आज शादी के तीसरे दिन उनकी नज़रों में खटकने लगी थी। वंदना का दिल तो जोर जोर से धक धक कर रहा था कि जाने जब चाची जी आएंगी तो क्या होगा। उसका डरा हुआ चेहरा देखकर गुड़िया ने उसको ताना देकर कहा, चाचा जी के आने से इनका चेहरा कैसे उतर गया है। अरे अपनी बेइज्जती का डर सता रहा है क्या। थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिख लेती तो तुम्हारा क्या जाता। वंदना से रहा नहीं गया। उसने तुरंत अपनी ननद से कहा, मैं भी तो आपसे भाई की शादी के इंतज़ार में नहीं बैठी थी। आप लोग मेरे यहाँ खुद रिश्ता लेकर आए थे तो 12वीं पास सुनकर तभी मना कर देते। गुड़िया की आंखें फटी रह गई जब उसने वंदना के मुंह से ऐसा जवाब सुना। उसने अपनी माँ सरला देवी से कहा, माँ देख रही हो 12वीं पास के मुंह में जुबान आ गई है। आप तो कहती थी कि कम पढ़ी लड़कियां ज़्यादा नहीं बोलती हैं, मगर देखिए आज कैसे फर्नाटेदार जवाब दिया है। सरला देवी को भी वंदना पर गुस्सा आया और वह दंदनाती हुई उसके पास आई और उसका हाथ मरोड़ कर बोली, खबरदार जो तूने मेरी बेदेवरानी के सामने जुबान चलाई। अरे पढ़ी लिखी नहीं है तो अपने संस्कार ही दिखा देना, जिससे मेरी कुछ तो गर्दन ऊंची हो सके। अगर तूने उसके सामने ज़रा भी मुंह खोला तो उसके सामने ही घर से निकाल दूंगी। उसकी बहू पढ़ी लिखी है और उसके तौर तरीके देखेगी ना तो तेरे होश उड़ जाएंगे। उठने बैठने और पहनने का सलीका है उसमें। उसके सामने मुझे नीचा मत दिखा देना और अपना मुंह बंद रखना। दोनों सास ननद में वंदना को धमका दिया, जिससे कि वह मुंह पर ताला लगाकर रहे। सरला देवी की देवरानी पुष्पा देवी एक दिन पहले ही आ गई, जिससे सरला देवी चौंक गई और बोली, मैंने सोचा एक दिन पहले ही चली जाती हूँ, ज़्यादा समय रहने के लिए मिल जाएगा। दीदी जब से आपके देवर गए हैं जब से मेरा घर में मन ही नहीं लगता। बहू सारा दिन घर में नहीं रहती है और घर मुझे खाने को दौड़ता है, तो सोचा एक आध महीना आपके घर रह लेती हूँ। 1 महीने की बात सुनकर सरला देवी के माथे में बल पड़ गए और वह तुरंत बोली, तुम्हारी बहू कमाती है तो तुम भी निकल लेती हो, क्योंकि पैसों की तो चिंता ही नहीं है। हमें तो 1 रुपया अपने बेटे से मांगना होता है। पुष्पा देवी तुरंत बोली, दीदी बहू मेरा ध्यान रखती है और मेरे पास पैसों की कमी नहीं होती है। मेरे बेटे को तो पता भी नहीं चलता है
कि मैं कौन सा खर्च कर रही हूँ, और तुम सुनाओ, तुम्हारी बहू के क्या हाल हैं। तभी वंदना वहाँ से ट्रे में पानी रखकर और साथ में मीठा रखकर ले आई तो सरला देवी आंख निकालकर बोली, अरे यह मिठाई किस खुशी में रखकर आई हो। नाश्ते के साथ दे देती, पानी के साथ भला मीठा कौन देता है। तो वंदना ने धीरे से कहा, मम्मी जी, वह क्या है ना, चाची जी हमारे क्षेत्र के आसपास की हैं, वहाँ पर मेहमान को खाली पानी नहीं दिया जाता है, उसके साथ मीठा दिया जाता है। वंदना की यह बात सुनकर चाची जी के चेहरे पर एक मुस्कान दौड़ गई और वह मुस्कुराकर बोली, बेटी यह तो तेरे संस्कार हैं। यूं तो मेरी बहू पढ़ी लिखी है और बहुत अच्छी है, लेकिन यह सब उसको पुराने ज़माने की बातें लगती हैं। मैं तो उसे क्या कहकर थक गई कि मगर मानती ही नहीं है। चलो हमें भी क्या करना है, हमारी ज़िंदगी भला कितने दिन की है। जो बहू को पसंद हो हम भी उसमें खुश हो जाते हैं। सरला देवी पुष्पा देवी का मुंह देखते रह गई कि उसने ताना मारने के बजाय वंदना की तारीफ की। पुष्पा देवी यूं तो बार बार अपनी बहू की तारीफ कर रही थी, मगर इस बार सब कुछ नीचा दिखाने जैसा नहीं लग रहा था। सरला देवी बार बार पुष्पा देवी से यही कहती थी कि तुम्हारा क्या है, तुम्हारी तो कमाऊ बहू है, एक हमारी बहू है जो बस रोटी बनाकर खिलाती है और उसे कुछ नहीं आता जाता। शुभम भी अपनी चाची से मिला तो चाची ने कहा, शुभम बहू आ तो जाए, मगर कुछ समय बाद ही पता चलता है कि वह कैसी है। जीजी बहू अच्छा लाई हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि पुष्पा चाची इस बार किसी को ताने क्यों नहीं दे रही हैं। सरला देवी माँ की मन पुष्पा देवी के जाने का इंतजार कर रही थी, लेकिन एक हफ्ते बाद भी पुष्पा देवी ने यही नहीं बताया कि वह कब वापस जा रही है। सरला देवी पुष्पा देवी के सामने जैसे ही वंदना से कुछ कहती तो पुष्पा देवी बीच में बोलती, अरे दीदी, तुम्हें आजकल की बहुओं का नहीं पता है, तुम्हारी तो लाख गुना अच्छी है। सरला देवी मुंह बनाकर कहती, अरे तुम्हें क्या पता इसका, कितना टोका जाता है तब यह कोई काम अच्छे से कर पाती है। पढ़ी लिखी होती तो कितने अच्छे से कर लेती। आपकी बहू की तरफ नौकरी करके मेरे शुभम का हाथ भी बटा देती। पुष्पा देवी यह सुनकर चुप रह जाती। एक दिन पुष्पा देवी रसोई में गई तो खाने की खुशबू से ही वह खुश हो गई और बोली, बहू तेरे हाथ में स्वाद है। यह लोग खुश नसीब हैं जो इन्हें तेरे हाथ का गर्मा गर्म खाना तो मिल जाता है। यह सुनते ही वंदना का चेहरा उतर गया और उसने कहा कि चाची जी, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को पसंद नहीं आता है, इनको तो नौकरी वाली लड़कियाँ ही पसंद हैं। आज वंदना चाची के सामने रो पड़ी। वह अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई। तभी रसोई में गुड़िया आ गई और उसने चाची को वंदना का सर प्यार से सहलाते हुए देख लिया। उसे वंदना पर गुस्सा आ रहा था। उसने जाकर अपनी माँ से कहा कि माँ, यह आपकी बहू चाची से हमारी शिकायत कर रही थी। यह सुनकर सरला देवी का खून खोल गया और रात को पुष्पा देवी के कमरे में जाने के बाद सरला देवी रसोई में सफाई कर रही वंदना के पास आई और बोली, तूने मेरी देवरानी से क्या कहा? झूठ बोलेगी तो इसी वक्त मायके वापस भेज दूंगी। सास की बात सुनते ही वंदना खड़ी खड़ी कांपने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या कहे। अब उसे महसूस होने लगा कि उसने चाची से सब बात कर गलती की। सरला देवी ने तुरंत उसके बाल पकड़कर जोर से खींचे और कहा, अब रोने का ड्रामा मत कर। मुझे अच्छी तरह पता है कि तूने उससे क्या कहा है। हमारे घर की बेइज्जती करवाती है। आज तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। गुड़िया भी बोली कि मम्मी, वह तो अच्छा हुआ कि मैंने देख लिया, पता नहीं ये तो जाने क्या क्या कह देती। चाची जी, बहू इतनी अच्छी है और वह हर वक्त उसकी तारीफ करती रहती हैं और इसने हमारे ही घर की बुराई उनसे कर दी। आप देखना, अब चाची पूरे खानदान में हमारी चुगलियां करेगी। गुड़िया की बात सुनते ही सरला देवी का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने वंदना के गाल पर जोर से थप्पड़ मारकर कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई बाहर के आदमी से हमारे घर की चुगली करने की?
बेचारी वंदना बुरी तरह से रो रही थी और सरला देवी उस पर हावी हो रही थी। तभी वहां पर पुष्पा देवी की आवाज़ गूंजी, खबरदार दीदी, जो आपने अब वंदना पर हाथ उठाया। पुष्पा देवी जल्दी से आई और वंदना को गले से लगा लिया। वंदना उनसे लिपट कर रोने लगी। पुष्पा देवी ने गुस्से में सरला देवी से कहा कि वैसे तो आप बड़ी हो और समझदार भी हो, बहू को मारना शोभा देता है क्या? सरला देवी ने तुरंत कहा कि तुम्हें नहीं पता पुष्पा, यह कितना झूठ बोलती है। मुझे अच्छी तरह पता है कि यह आज तुमसे हमारे घर की बुराई कर रही थी। पुष्पा देवी गुस्से में बोली, वह मुझे तुम्हारी बुराई नहीं कर रही थी, बल्कि वह यह बता रही थी कि वह घर को संभालती है, लेकिन कोई भी उसको पसंद नहीं करता। वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी है, इसीलिए उसके आंसू निकल रहे थे। मैं भी जब से आई हूँ देख रही हूँ कि कोई एक गिलास पानी भी नहीं देता और तुम्हारी बहू सब कुछ करती है। सरला देवी जोर से चिल्लाकर बोली, हाँ तो हम क्यों काम करें? यह कौन सा कमा कर लाती है? तुम तो बोलोगी ही, तुम्हारी बहू बहुत ही भारी भरकम तनख्वाह जो घर में आती है और जिसे तुम घूम फिर कर उड़ाती हो। यह सब सुनकर अब की बार पुष्पा देवी की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, दीदी तुम्हें क्या पता कि मैं क्या सहन करती हूँ। अगर तुम्हारी बहू ऐसी होती तो तुम एक पल के लिए उसे घर में ही नहीं टिकने देती। मेरी बहू नौकरी करती है, लेकिन आज तक मुझे एक गरम रोटी नसीब नहीं हुई। जिस दिन उसकी छुट्टी होती है तो मुझे उसके मन का नाश्ता बनाना पड़ता है। रोज़ अपने बेटे बहू का टिफ़िन बनाती हूँ और दोनों लेकर निकल जाते हैं। मैंने कितनी बार कहा घर में नौकर लगा दो, लेकिन दोनों ही नहीं सुनते और कहते हैं कि इस उम्र में काम नहीं करोगी तो शरीर जाम हो जाएगा। मुझे दोनों ने नौकरानी बनाकर रख दिया है। शुक्र करो कि तुम्हारी बहू खुद नौकरानी बनकर तुम लोगों के नखरे उठाती है। यह इसके संस्कार हैं कि तुम्हारा थप्पड़ बर्दाश्त कर लिया, वरना कोई और होती तो तुम्हारा वह हाल करती कि तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। शुभम को मैं रोज़ इस बात के लिए समझा रही हूँ। मेरे घर की सच्चाई तो यही है कि मेरी नौकरी वाली बहू ने मुझे नौकर बनाकर रख दिया है। वह बाहर नौकरी करती है और मैं घर में, लेकिन वैल्यू नौकरी की है, मेरी नहीं। जैसे तुम लोग वंदना की वैल्यू नहीं कर रहे हो। देवरानी से इतने बड़े बड़े शब्द सुनकर सरला देवी के होश उड़ गए, जिससे वह रोज़ अपनी बहू की तुलना किया करती थी। आज पता चला कि वह कितनी अच्छी बहू थी, जो देवरानी उनको ऐश करती दिखाई देती थी। आज पता चला कि वह अपने घर में नौकरानी बन चुकी थी। सरला देवी नज़र झुकाकर खड़ी हो गई। तभी वहां पर शुभम आया और बोला, मम्मी 2 दिन से चाची मुझे समझा रही थी, क्योंकि उन्होंने आते ही सब कुछ समझ लिया था कि वंदना किसी परेशानी से गुजर रही है। इन्होंने मुझे अपनी हकीकत भी बताई तो मैं हैरान रह गया। जिस वंदना की तुलना मैं नौकरी वाली लड़कियों से किया करता था, वह उनसे लाख गुना बढ़कर है। यह मुझे चाची जी से बात करके पता चला। सबका ख्याल रखती है, सबके नखरे उठाती है, फिर भी सब इसको ताने देते हैं। अगर यह नौकरी करने लगी तो क्या आप दोनों घर संभाल लोगी? शुभम की बात का सरला देवी से जवाब नहीं था। पुष्पा देवी ने तभी गुड़िया की तरफ देखकर कहा, संस्कार तो तुझ में नहीं है गुड़िया, कुछ अपनी भाभी से सीख ले, ससुराल में काम आएंगे। आज पुष्पा देवी ने सबकी अकल ठिकाने लगा दी। उधर वंदना, जो कि खड़ी हुई रो रही थी, उसे सरला देवी ने गले से लगाया और बोली, बहू गलती हो गई, माफ़ कर दे। हम तेरी तुलना नौकरी वाली बहू से करते थे, मगर सच कहूँ तो वह तेरे सामने कुछ भी नहीं है। पुष्पा को उसकी बहू ने नौकर बनाकर रख दिया है। यह सुनकर मुझे सब समझ में आ गया। पुष्पा देवी का घर में आना वंदना के लिए अच्छा साबित हुआ। जिसके लिए वह इतना डर रही थी, वही उसके लिए एक अच्छा रास्ता साबित हुई थी। कुछ दिन बाद पुष्पा देवी जाने को हुई तो सरला देवी ने कहा, कहाँ जा रही हो देवरानी? तुमने मेरी आंखें खोल दी, तो अब मैं तुम्हें नौकरानी नहीं बनने दूंगी। तभी पुष्पा देवी के फ़ोन पर उनकी बहू का फ़ोन आया और वह बोली कि वहां जाकर बैठ गई हो और घर आने का नाम नहीं है। घर का कुछ ख्याल है कि नहीं?
इतना सारा काम कौन कर रहा है? चुपचाप से शाम तक घर आ जाओ। सरला देवी ने पुष्पा देवी के हाथ से फोन छीनकर कहा। मुझे नहीं पता था बहू, तुम मेरी देवरानी के साथ ये सब करती हो। तुमसे अच्छी तो मेरी बहू है जो घर में इतने लोगों का मान सम्मान बहुत अच्छे से करती है और सबकी सेवा करती है। अब तुम अपनी सास का इंतज़ार मत करना, वह मेरे साथ ही रहेगी। सरला देवी के मुंह से अपने लिए इतने सम्मान भरे शब्द सुनकर वंदना रो पड़ी तो सरला देवी ने गले से लगाकर कहा, आज मुझे गर्व हो रहा है कि मैं पढ़ी लिखी बहू नहीं लेकर आई। पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा इंसान के अंदर संस्कार होने चाहिए जो तुम्हारे अंदर हैं। अब तुम्हें गुड़िया को भी वही सब सिखाना होगा। वंदना भी मुस्कुराकर अपनी सास से लिपट गई। शुभम भी पत्नी के रूप में उसे अपना चुका था और अब उसके लिए ज़िंदगी आसान हो गई थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।